ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांत गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के योग सूत्र के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सबीज समाधि और निर्बीज समाधि क्या है और सबीज समाधि से निर्बीज समाधि तक पहुंचने का तरीका क्या है। निर्बीज समाधि जो योग सूत्र के अनुसार फाइनल डेस्टिनेशन है समाधि का, तो वहां तक हम कैसे पहुंचे वो हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक सजेशंस मुझे आपसे चाहिए कि क्या आपको हमारे योग सूत्र का सेशन इसी तरह से चाहिए हर शनिवार के दिन, या आपको चाहिए हर एक सूत्र के ऊपर एक एक सेशन हो, इंडिविजुअल सूत्र इंडिविजुअल सेशन, न कि कलेक्टिव सूत्रास हो एक सेशन में। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि एज इट इज़ जैसे चल रहा है वैसे चलने दें, या सिंगल सिंगल सूत्र के ऊपर आपको सिंगल सिंगल वीडियो चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेयर। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आगे बढ़ने से पहले हम सूत्र 46 ऑनवर्ड्स आज डिस्कस करेंगे। तो सूत्र 46 चांट कर लेते हैं। ता एव स बीजः समाधिः, ता एव स बीजः समाधि, ता एव स बीजः स बीजः समाधि। अब हम एक एक करके इसके वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। ताहा एव, ता एव यानी ताहा एव, वो विसर्ग ड्रॉप हो गया बिकॉज ऑफ ए कमिंग आफ्टर विसर्गा। तो यहां पे वो रेफर कर रहे हैं पूर्व सूत्र में जो हमने 42 से 45 तक जो डिस्कस किया था, उन चार समापत्तियों के बारे में। ता एव चारों समापत्ति, सवीजः समाधि, बीज वाली समाधि अर्थात संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। तो वो चारों समापत्ति जो थी जिसके बारे में पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया और उसके पिछले सेशन में डिस्कस किया, यानी सूत्र 1.42 से लेकर 1.45 तक जो हमने डिस्कस किया था, वो चारों जो समापत्तियां हैं वो संप्रज्ञात समाधि, वो बीज वाली है, स बीजः यानी बीज सहित है। नाउ लेट्स गो टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। तो जो चार समापत्तियों के बारे में या संप्रज्ञात समाधियों के बारे में हमने डिस्कस किया था पहले, वो चार थे सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार समापत्ति या समाधि। उसमें से सवितर्क निर्वितर्क जो है उसमें स्थूल विषय उसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन है, जबकि सविचार निर्विचार में सूक्ष्म विषय उसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। सो सबीज समाधि का मतलब है बीज सहित। अब बीज क्या है, यानी कोई न कोई ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन है, चाहे वो सूक्ष्म रूप से हो या स्थूल रूप से हो। सो सवितर्क निर्वितर्क में स्थूल रूप से है, सविचार निर्विचार में सूक्ष्म रूप से कोई न कोई ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन है, बाह्य ऑब्जेक्ट है जो हमसे अलग, हमसे भिन्न, और वो एक बाह्य ऑब्जेक्ट है जिसको हम आलंबनम भी कहते हैं। जिसको आलंबनम यानी जहां पर हम अपना थॉट रखते हैं, केंद्रित करते हैं। तो वो जो थॉट है, वो जो बिंदु है, वो जो पॉइंट है, इट कुड बी इन एनी ऑब्जेक्ट ऑल्सो, इट कुड बी एनी थॉट ऑल्सो, वो जो है वो आलंबनम का काम करता है हमारे थॉट्स के लिए, हमारे मेडिटेशन के लिए। फिर वो चाहे आप माला जपते हो तो वो माला जो है वो आलंबनम का काम करती है। सो ये है सबीज समाधि जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब
सवाल ये उठता है कि हमें निर्बीज समाधि तक पहुंचना है, जो योग सूत्र का सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी गोल है। वहां तक हम कैसे पहुंचे, तो हम आगे देखते हैं आगे के सूत्र। सूत्र 47, निर्विचार वैशारद्ये, निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसादः, अध्यात्म प्रसादः। फिर से, निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसादः। तो अब इसके शब्द के अर्थों को देख लेते हैं। निर्विचार वैशारद्ये, निर्विचार समाधि जो चारों समाधि में अत्यंत सूक्ष्म है। सो सबसे पहले है सविकल्प, उसके बाद है निर्विकल्प, उसके बाद है सविचार, उसके बाद है निर्विचार समाधि। तो अगर आपको वो समझना है तो हमारे पिछले सेशन को आप देख सकते हैं। तो निर्विचार समाधि जो इन चारों समाधियों में उच्च स्तर की समाधि है, सबसे सूक्ष्म लेवल की समाधि है, सबसे अधिक निर्मल स्तर की, जहां पे आपका जो मन है सबसे ज्यादा निर्मल अवस्था में है, वैसा योगी का मन है। तो जब आप वैसा स्थिति पे हो और जब आप उस निर्विचार वैशारद्य यानी उस निर्विचार की स्थिति से भी निर्मल हो जाते हो, उससे भी प्यूरिफाई हो जाते हो, उससे भी आप और एक स्टेप आगे बढ़ जाते हो, तो आपको प्राप्त होता है अध्यात्म प्रसाद। प्रसाद यानी आपका जो भी कर्म है उसका जो कर्म फल है वो प्रसाद के रूप में आपको मिलता है। अब आपके कर्म जो भी आपकी साधना रही है और आपकी साधना का मेन पर्पस है जो चित्त विक्षेप है उनको हटाना, तो वो जो मलम है, विक्षेप है, उनको हटाना है। जो आपकी कई वृत्तियां हैं माइंड में उनको हटाना है, उनको शांत करना है। और योग का अर्थ ही है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। तो उन वृत्तियों का जो हमें निरोध करना है वो स्थिति को हम कहते हैं अध्यात्म प्रसाद। यानी वो स्थिति, ये प्रसाद इन द फॉर्म ऑफ ब्लिस, स्पिरिचुअल ब्लिस। और ये कोई ऐसा ब्लिस नहीं है कि आपने एक रसगुल्ला खाया वो एक ब्लिस आपको मिला, आपको कोई लॉटरी आपने जीती वो ब्लिस आपको मिली, या कोई और सुख समाचार आपको मिला जिसकी वजह से आपको बहुत आनंद मिलता है। तो ये उस तरह की खुशी नहीं है, उस तरह का आनंद नहीं है, ये स्वरूप आनंद है। स्वरूप यानी जब आप अपने ही स्वरूप को जान जाते हो, जहां पे कोई मलिनता नहीं है। अब तक क्या है, हम ऑब्जेक्टिवली अपने आप को जानने का प्रयत्न करते थे कि मैं कौन हूं, लेकिन अब आपने अपने स्वरूप को जान लिया है, उसे हम कहेंगे। और उस नॉलेज की वजह से जो एक शांति, एक आनंद मिलता है, उस आनंद की बात कर रहे हैं हम। तो निर्विचार समाधि, वैशारद्य यानी उसमें निर्मलता होना। जो निर्विचार की समाधि है उससे भी हमें निर्मलता प्राप्त करना, जब हम निर्विचार समाधि को भी पार कर लेते हैं। तो अब इस स्थिति को और इस स्थिति में और क्या होता है उसके बारे में बताया है अगले सूत्र में। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। अब इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। तत्र, तत्र यानी जो पिछले सूत्र में बताया, पूर्व सूत्रोक्त अवस्था में, यानी पिछले सूत्र में जब निर्विचार समाधि से भी आगे निकल जाते हैं और उसकी भी शुद्धि हो जाती है, वहां निर्विचार समाधि भी जो है वो सबीज समाधि है, उससे भी शुद्धि हो जाती है। उसके आगे का स्टेट जो है वो जो अवस्था है योगी की, वहां पर जो उसे प्रज्ञा मिलती है तो उसे कहते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा। ऋतम यानी सत्यम, सो ऋतंभरा यानी जो सत्य से भरा पूरा है, यानी जो पूर्णतया से सत्यम है, जिसमें
दूसरा कोई अंश नहीं है, ना कोई उसमें मिथ्या है, ना कोई भ्रम है, ना कोई संशय है, ऐसा कुछ नहीं है। वो केवल सत्य है और सत्य के अलावा और कुछ नहीं है। वो है ऋतम भरा प्रज्ञा, यानी वैसी प्रज्ञा। प्रज्ञा, ज्ञा यानी ज्ञानम, प्रीफिक्स इंडिकेट्स प्रकर्षेण, यानी वेल एस्टेब्लिश्ड नॉलेज, यानी ऐसा ज्ञानम जिसमें हम पूरी तरह से स्टैब्लिश्ड हो गए। और इसी से बना है स्थिर प्रज्ञा। जो प्रज्ञा में स्थिर है उसे कहते हैं स्थिर प्रज्ञा। तो यहां पर योगी की यह अवस्था है कि वो उस समाधि में या उस समाधि तक पहुंच गया जहां पूर्ण निर्मलता है, जहां पूर्ण निर्मलता है, या यानी वहां केवल सत्य है और सत्य के अलावा और कुछ नहीं है। जब हम कहते हैं कि प्योर कॉपर, 100% कॉपर इज प्योर कॉपर, अब अगर मैं कहूं कि उस प्योर कॉपर में मैं 20% गोल्ड मिक्स कर देता हूं, तो क्या वो प्योर रहेगा? नहीं। भले आप कहो कि मुझे चलेगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो प्योर कॉपर नहीं रहेगा, क्योंकि वो 80% कॉपर 20% गोल्ड है। तो चाहे गोल्ड है, आयरन है, या दूसरा कोई मेटल या कुछ भी और है, बट दैट इज नॉट प्योर। सो प्योर कॉपर मीनिंग 100% प्योर कॉपर। प्योर गोल्ड यानी 24 कैरेट प्योर गोल्ड, उसको हम कहते हैं प्योर, जिसमें कोई और खाद की मिलावट या किसी और तत्व की मिलावट नहीं है। तो ऋतम भरा प्रज्ञा वो प्रज्ञा है जहां पे केवल सत्य है, अपने स्वरूप में विद्यमान है। ऐसा नहीं कि मैंने ऑब्जेक्टिवली सत्य को जान लिया, नहीं, वो मैं सत्य हो चुका हूं, यानी आइडेंटिफिकेशन विद दैट सत्य वस्तु से, सत्य वस्तु आत्मन ब्रह्मन से। सो ऐसी ऋतम भरा प्रज्ञा में कोई विपर्यय अविद्यादि क्लेश से वो बाधित नहीं होता है, वो उन सब से फ्री रहता है। और ये जो ऋतम भरा प्रज्ञा है, ये ऐसा नहीं है कि आप बहुत साधना करते हो उसके फल स्वरूप आपको ये मिलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सत्यम है वो सदा विद्यमान रहता है, जो असत्य है वो सदा विद्यमान नहीं रहता है। सत्य यानी त्रिकाले अपि अस्ति इति सत्य, जो तीनों कालों में विद्यमान है, एक जैसा रहता है, उसमें कोई कम ज्यादा नहीं होता। अभी हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, उसे देख नहीं पाते। क्यों? बिकॉज ऑफ आवर इग्नोरेंस। तो इग्नोरेंस का जो आवरण है, जिसकी वजह से हम सत्य देख नहीं पा रहे हैं, मगर सत्य हमेशा विद्यमान रहता है। जब हम साधना करते हैं, जो पिछले कुछ सूत्रों में हमने देखा था, सूत्र 42 ऑनवर्ड्स जो भी हमने देखे थे, समाधि के जो स्टेप्स हमने देखे थे, तो साधना करके हम केवल अपने इग्नोरेंस को मिटाते हैं। अब उस इग्नोरेंस से हम बाहर निकलते हैं। जब इग्नोरेंस से हम बाहर निकलते हैं तो सत्य अपने आप रिवील हो जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पॉन्ड है, पॉन्ड में पानी भरा और ऊपर में काई जमी हुई है, तो जो मॉस या काई है, आप उसको थोड़ा साइड में करो तो फिर से वापस आएगा। जब आप साइड में करते हो तो आप पानी क्लियर देख पाते हो, मगर वो फिर से आ जाता है। फिर धीरे धीरे आप उस काई को पहले ग्रॉसली निकालोगे, फिर आप जब ग्रॉसली काई को निकल जाते हो तो थोड़े मडी पार्टिकल्स जो है वो फिर भी पानी में रह जाते हैं। उस पानी को आप बदली करोगे, उसे आप प्यूरिफाई करते हो, फिर धीरे धीरे उसको मलिनता को कम करते हैं, एंड देन यू आर एबल टू सी द क्रिस्टल क्लियर वाटर। और उस क्रिस्टल क्लियर वाटर से आप उसका जो तला है उसको आप आसानी से देख सकते हो, उसमें कोई डस्ट पार्टिकल नहीं है। जैसे स्विमिंग पूल का, एक अच्छे स्विमिंग पूल का पानी होता है वैसा, या डिस्टिल वाटर, प्योर वाटर। सो ऐसा नहीं है कि साधना करने से आपको ऋतंभरा प्रज्ञा मिली है। ऋतंभरा प्रज्ञा ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, लेकिन साधना करने से उसके ऊपर का जो आवरण है वो हट गया। वो कैसे हट गया वो हम देखेंगे नेक्स्ट सूत्र में। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम
श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात् श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। अब इसके वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम, प्रज्ञाभ्याम, भ्याम मीनिंग ये दो चीजें हैं, डुअल के लिए एक्सप्रेस किया है। संस्कृत में है सिंगुलर, डुअल और प्लूरल, तो यहां पे डुअल के लिए एक्सप्रेस किया, और डुअल क्या है? श्रुत और अनुमान है। तो श्रुत यानी जो हमने श्रवणम किया, सुना है उससे, या इट ऑल्सो इंडिकेट्स अपनी इंद्रियों से। अनुमान इन्फरेंस से, जैसे कहीं पे हमने धुआं देखा तो अनुमान लग गया कि वहां पे अग्नि है, ये अनुमान। तो ये प्रमाण के बारे में हम शुरुआत में डिस्कस कर चुके हैं। 3 तरह के प्रमाण हैं, उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है और आगम या शब्द प्रमाण है, जो योग सूत्र में माने गए हैं या योग शास्त्र के अनुसार ये 3 प्रमाण एक्सेप्टेड है। लेकिन अगर आप अद्वैत वेदांत के हिसाब से देखेंगे तो वहां पे 6 प्रमाण हैं। और अगर आपको प्रमाण के ऊपर कोई टॉपिक देखना है डिटेल में, तो हमारा ऑलरेडी एक वीडियो है प्रमाण के ऊपर। अगर आपको वेदांत या कोई भी शास्त्र समझना है तो सबसे पहले जरूरी है प्रमाण के विषय को समझना। अन्य विषया, यह ज्ञान ऋतंबरा प्रज्ञा का विषय भिन्न है। ये जो ऋतंबरा प्रज्ञा है इसका विषय भिन्न होने से, और विशेषार्थत्वात्, क्योंकि ये विशेष अर्थ वाली है। अब उसकी क्या विशेषता है, उसका विषय अन्य क्या है, वो हम इस एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। सो श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम। सो यहां पर 2 प्रमाण के बारे में बताया है, आगम प्रमाण के बारे में नहीं बताया। लेकिन ये चीज आपको समझनी होगी कि ये योग सूत्र है, और सूत्र के पहले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि सूत्र का मतलब है कंसाइसली, प्रिसाइसली प्रेजेंट करना। और इसीलिए अगर आप देखो इसका जो कनेक्शन है पिछले सूत्र के साथ में कैसा है, अगले सूत्र के साथ में कैसा है, तो पिछले सूत्र के रेफरेंस से अगला सूत्र आता है। सो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें पिछले सूत्र से बोरो करना होता है यहां। तो इसलिए सूत्रकार का ये पर्पस होता है कि कम से कम वर्ड, इनफैक्ट पाणिनि मुनि तो ये कहते हैं कि कम से कम मात्रा भी यूज की जाए। अगर एक मात्रा भी बच जाती है तो वो अच्छी बात है। तो ये है पर्पस सूत्र का, जो एकदम कंसाइज, प्रिसाइसली और पूरा नॉलेज सटीक ढंग से आपको दिया जाता है। तो श्रुत यानी सुनना, सुनकर जो हम नॉलेज ग्रहण करते हैं, चाहे हम दूसरों को सुनकर, YouTube को सुनकर, या अपने शास्त्रों को सुनकर, या किसी भी अन्य व्यक्ति को सुन करके जो हमें नॉलेज प्राप्त होता है। अब श्रुत इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू श्रुत। जब श्रुत की बात होती है तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय आ जाती है जो ज्ञान का सोर्स है। इसीलिए उनको ज्ञानेंद्रिय कहते हैं ना, क्योंकि उनसे हम ज्ञानम हासिल करते हैं। तो यहां पर श्रवणम के साथ साथ में आंखों से देखना, नाक से सूंघना, कानों से सुनना, और त्वचा से जो स्पर्श का ज्ञान होता है, जिह्वा से जो स्वाद का ज्ञान होता है, तो ये 5 इंद्रियां यहां पे आ जाती है, और 5 कलेक्टिवली इज कॉल्ड प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो प्राइमरी प्रमाण है। प्रत्यक्ष अगर नहीं है तो अनुमान संभव नहीं है। तो अनुमान प्रमाण जो है वो सेकेंडरी है, जो प्रत्यक्ष के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था अभी, अगर आप धुएं को देखते हो तो आप बता सकते हो कि वहां पे अग्नि है। अगर आप प्रत्यक्ष रूप से अग्नि देख सकते हो तो कोई बात ही नहीं। लेकिन आपने पहले कभी अग्नि देखी है और आपको पता है कि अग्नि से धुआं आता है, तो अब आप प्रत्यक्ष रूप से धुएं को देख रहे हो तो आप अनुमान लगाते हो
कि हाँ यहाँ पे अग्नि होगी। सो बिना प्रत्यक्ष के अनुमान संभव नहीं है। लेकिन श्रुत का एक और मतलब यहाँ ये निकल के आता है कि श्रवणम ऑफ व्हाट, शास्त्रों का श्रवणम। शास्त्रों का श्रवणम आप कैसे करोगे? अपने गुरु के सानिध्य में रह करके, या अभी जैसे आप शास्त्रों का श्रवणम कर रहे, ये भी श्रवणम है। तो ये है आगम प्रमाण। तो एक ही वर्ड में उन्होंने पांचों इंद्रियों को भी कवर कर लिया और पूरे प्रत्यक्ष प्रमाण को भी कवर कर लिया, और उसी एक शब्द के साथ में आगम प्रमाण को भी कवर कर लिया यहां पर। तो इन शॉर्ट श्रुत का मतलब है प्रत्यक्ष प्रमाण, आगम प्रमाण, अनुमान प्रमाण, या यूं कहे प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम या शब्द प्रमाण, जो शास्त्रों से हमें नॉलेज मिलता है। शास्त्रों का जो नॉलेज है श्रवणम से ही मिलता है। यानी आप बुकिश नॉलेज अगर हासिल करना चाहे, यानी बुक पढ़ के खुद से नॉलेज हासिल करना चाहे, तो केवल कंफ्यूजन हासिल होगा और कुछ नहीं। तो ये जो नॉलेज हमें मिला है प्रमाण, प्रमाण यानी मीन्स ऑफ नॉलेज, इट्स अ टेक्निकल टर्म। आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा प्रमाण के ऊपर, वहां डिटेल में हमने सारे प्रमाण को एक्सप्लेन किया है। तो ये जो प्रमाणों से हमें नॉलेज मिला, ये है ऑब्जेक्टिव नॉलेज, नॉलेज ऑफ समथिंग। लाइक ये बॉटल है, सो आपको पता है नॉलेज ऑफ बॉटल। आप मुझे देख रहे हो, नॉलेज ऑफ सर, गुरुजी, जो भी आप मुझे नाम से पुकारते हो वैसे। सो नॉलेज ऑफ समथिंग आपके हाथ में, या आप स्क्रीन को देख रहे हैं, मोबाइल को देख रहे हैं, नॉलेज ऑफ मोबाइल, नॉलेज ऑफ यूट्यूब, नॉलेज ऑफ समथिंग, ये है ऑब्जेक्टिव नॉलेज। लेकिन ये जो नॉलेज की हम बात कर रहे हैं ऋतंभरा प्रज्ञा में, ये ऑब्जेक्टिव नॉलेज नहीं है, किसी ऑब्जेक्ट का, विषय का नॉलेज है ऐसा नहीं है। ये नोइंग प्रिंसिपल पर से, इट इज द नॉलेज इटसेल्फ। यानी आई नो अबाउट समथिंग, नॉलेज ऑफ समथिंग, लेकिन यहां पे नॉलेज पर से जो है, नोइंग प्रिंसिपल जो है, वही प्रज्ञा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पिता अपने पुत्र को बताता है पुरानी पिक्चर्स में, ये तुम्हारे दादाजी है, नॉलेज ऑफ दादाजी, ये तुम्हारी दादी है, ये तुम्हारे चाचा है, ये तुम्हारी चाची वगैरह, ये सारे पूरे फैमिली के मेंबर से वो दिखाता है अपने छोटे बच्चे को। और फिर ये कहता है ये देखो छोटा बच्चा देख रहे हो ना, ये तुम हो, तो ये मैं हूं। वो बच्चा इस तरह से जानता है कि वो इमेज में वो दादाजी है, वो चाचा जी है, वो चाची जी है, वो पापा जी है, वो मम्मी जी है, लेकिन ये मैं हूं। इस तरह से कि मैं ही वो हूं। इट इज नॉट ऑब्जेक्ट ऑफ समथिंग, ये आत्मज्ञानम है। इसे हम कहते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा, जहां केवल सत्य का ज्ञान है, दूसरा कोई मिथ्या ज्ञान नहीं है। सो अन्य विषय, ये बाकी जो विषय है उन सबसे अन्य है, उन सबसे विशेष है, बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव नॉलेज नहीं है, ये सब्जेक्टिव नॉलेज है। आई एम द आत्मा, आई एम ब्रह्मन, अहम ब्रह्मास्मि, ये सब्जेक्टिव नॉलेज है। अगर ये कोई आप जान लो कि यहां जो कुछ भी है वो ईश्वर है, ये इनकम्प्लीट नॉलेज है, ये अभी तक ऑब्जेक्टिव नॉलेज है। लेकिन जब आप ये मान लेते हो, ये समझ जाते हो यहां जो कुछ है वो ईश्वर है और अहम ब्रह्मास्मि, तब जाके ये ऋतंभरा प्रज्ञा है कि मैं वो पूर्ण ब्रह्म आत्मा स्वरूप हूं, वो मेरा स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, सच्चिदानंद मेरा स्वरूप है, मैं ही निराकार हूं। ये मैं इस तरह से जान लेता हूं। मैं कौन, ये एक अलग टॉपिक हो गया। मैं ये शरीर मन बुद्धि नहीं, मैं उस आत्मा के बारे में बात कर रहा हूं। तो जहां पर ये शरीर मन बुद्धि का नॉलेज चला गया, जहां पर वो बाकी सारे नॉलेज चले गए, लेकिन जो रह गया है वो केवल मैं हूं। और ये नॉलेज आपको कैसे मिला? शास्त्र अध्ययन से। शास्त्र अध्ययन आपको कैसे मिला? गुरु के सानिध्य में रहकर,
उनसे आपने ये नॉलेज हासिल किया, जैसे अभी आप इस नॉलेज को हासिल कर रहे हैं। और गुरु के सानिध्य में रहकर ही नॉलेज हासिल करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप खुद से नॉलेज पढ़ने जाएं तो पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या है क्या नहीं है। बिकॉज यू नीड अ ट्रांसलेशन ऑल्सो, क्योंकि ये जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो सब संस्कृत में, देन यू नीड अ ट्रांसलेशन फॉर दैट। सो यू नीड अ टीचर। एक होता है टीचर और एक होता है प्रोफेसर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड प्रोफेसर। प्रोफेसर आपको बहुत अच्छे से समझा भी सकता है, प्रोफेसर आपको बहुत अच्छे से समझा सकेगा, उसकी लैंग्वेज पे पकड़ भी अच्छी हो सकती है, लेकिन वो उसके विजन को कन्वे नहीं कर पाएगा। जो टीचर है वो उसके विजन को कन्वे कर पाते हैं। मैं आत्म स्वरूप हूं, ये आपको प्रोफेसर बता देगा, मैं आत्मा हूं, ठीक है चलो नेक्स्ट, अभी क्या क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या करना है, ये मतलब केवल बुकिश नॉलेज तक सीमित है। लेकिन जो टीचर है वो इस विजन को आपके लिए अनफोल्ड करते हैं ताकि आप इस नॉलेज को ओन अप कर सकें और ऋतंभरा प्रज्ञा को आप हासिल कर सकें। सो फॉर दैट यू नीड अ टीचर, नॉट अ प्रोफेसर। प्रोफेसर से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बहुत सारी, आप एग्जाम में पास भी हो जाओगे, आपको फर्स्ट रैंक भी आ जाएगा, बट यू मे नॉट गेट द विजन ऑफ द शास्त्रा। दूसरा, आजकल आपको कंटेंट क्रिएटर बहुत मिल जाएंगे यूट्यूब में, छोटे छोटे बच्चे भी हैं आज की तारीख में जो भगवत गीता के ऊपर ज्ञान देना शुरू कर दिया। अच्छी बात है कि कम से कम उनका ये इंटरेस्ट तो जाग रहा है, लेकिन आप ये सोच के देखिए कि वो 10 बुक इधर उधर से पढ़ेंगे, हाँ ABCD, यहां पे आके उन्होंने एक वीडियो बना दिया ABCD, XYZ, OPQR, तो ये जितना थोड़ा बहुत पढ़ा उतना आपको नॉलेज दिया, उनके पास पूरा नॉलेज का विजन नहीं है। हाँ ठीक है, आज उन्होंने हासिल किया वो दे रहे, लेकिन ये गलत है, क्योंकि इस तरह से हम दूसरों को मिसगाइड करते हैं। सो एटलीस्ट आप मिसगाइड नहीं होना वैसे लोगों से। हाँ, कम से कम आज नहीं तो कल जब उनमें ये जागरूकता आएगी और वो जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तविकता में भगवत गीता का नॉलेज क्या है। सो डोंट फॉल फॉर सच अट्रैक्टिव स्पीकर्स, बट तो सही टीचर कौन है उसको आप समझने का प्रयत्न करें, वो इंपॉर्टेंट है। भाषा भी इंपॉर्टेंट नहीं, कई बार आपको भाषा भी शायद ठीक से समझ ना आए, डजंट मैटर, लेकिन हो सकता है उनके समझाने का तरीका भी एकदम सीधा साधा सरल हो, ठीक है कोई बात नहीं, बट अगर वो आपको विजन कन्वे करके दे सकते हैं तो ऐसे आचार्य, ऐसे गुरु हैं, वो सही हैं। सो यू जस्ट कांट रीड द बुक्स और वॉच द वीडियो। 10-12 वीडियो देखा और आपने अपना वीडियो बना लिया, या 10-12 बुक इधर उधर से देखी और आपने अपनी बुक लिख दी, डजंट वर्क दैट वे। प्लीज, शास्त्र पढ़ना है तो टीचर इज नेसेसरी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सूत्र। तज्जः संस्कारः, तज्जः संस्कारः अन्य संस्कार प्रतिबंधी, अन्य संस्कार प्रतिबंधी, तज्जः संस्कारः अन्य संस्कार प्रतिबंधी। अब इसके वर्ड मीनिंग को भी देख लेते हैं। तज्जः, तज्जः अगेन रेफरिंग टू ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाला संस्कार, यानी जो चित्त में वृत्तियां उत्पन्न होती है, एक इंप्रेशन बैठ जाता है। जैसे पानी जमीन पे गिरता है तो ग्रूव बन जाती है ना, वैसे हमारे कुछ जो अनुभव होते हैं उन अनुभव से हमारी वृत्ति में एक इंप्रेशन बन जाता है, उसे कहते हैं संस्कार। जैसे हैबिट डेवलप हो गई, दैट इज ऑल्सो संस्कार, बिकॉज ऑफ संस्कार। तो तज्जः उससे, यानी किससे? ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाला संस्कार, या इंग्लिश में हम कहेंगे इंप्रेशंस। आपकी जो वृत्तियां हैं एक निशान बना देती है, एक इंप्रेशन छोड़ जाती है आपके माइंड में, वो अन्य संस्कार प्रतिबंधी, दूसरे संस्कारों का बाध करने वाला होता है। तो जब आपको ऋतंभरा प्रज्ञा मिल जाती है
तो वो ऋतंभरा प्रज्ञा की वजह से जो पहले से कुछ इंप्रेशंस हैं, जो पहले से कुछ संस्कार हैं, उसको वो बाध करती है, उसको या तो निगेट कर देती है, उससे ओवरकम हो जाती है। देखिए, हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं, देखकर, सुनकर, मूवी देखकर, या किसी से बात करके, या अभी जो कुछ भी आप नॉलेज हासिल कर रहे हो, तो हमारे माइंड में कुछ ना कुछ संस्कार डेवलप होते जाते हैं। तो अभी जो संस्कार डेवलप हो रहे हैं, उससे आपका इग्नोरेंस दूर होता है। लेकिन जब आप वर्ल्डली नॉलेज हासिल करते हैं, तो आप वो मिथ्या का ज्ञानम हासिल कर रहे हैं, तो आप मिथ्या में और उलझते जाते हैं, उस मिथ्या वर्ल्ड में आप और उलझ जाते हैं और इस संसार में बंध जाते हैं। और फिर हमेशा आपको लगता है कि सुख सुविधा के साधन जो है वो जगत में है, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट में है। ऐसा आपको लगता है कि जब तक अगर मुझे वो ना मिले, मुझे खुशी नहीं मिलेगी। सो ये कुछ संस्कार ऑलरेडी हमारे माइंड में डेवलप हो चुके हैं। लेकिन जब आपको ऋतंभरा प्रज्ञा मिलती है, तो ये जो पुराने संस्कार है वो धूमिल हो जाते हैं, वो मिट जाते हैं। किस तरह से? जैसे जब सुबह होती है, यानी जब पूरा डार्कनेस होता है सभी तरफ में, और सूर्य की पहली किरण के साथ वो डार्कनेस मिट जाता है, और जैसे जैसे सूर्य उदित होता है वैसे वैसे डार्कनेस पूरी तरह से गायब हो जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे जैसे आपकी ऋतंभरा प्रज्ञा आपको प्राप्त होती है, और ऋतंभरा प्रज्ञा यानी आपकी केवल सत्य का नॉलेज है, वहां पे दूसरा कोई नॉलेज नहीं है। तो जैसे ही सत्य का नॉलेज उदित होता है, वैसे ही मिथ्या ज्ञानम या ये जो अज्ञानम है वो दूर हो जाता है। इसलिए जब तक अंधेरा है और आपको लगा उस स्विच बोर्ड के नीचे जहां पे मैं ट्यूबलाइट चलाने गया था, तो वहां पर एक सांप है, तो रात भर आपने ट्यूबलाइट चालू नहीं की। जब सूर्य की रोशनी आई सुबह, तो आपने देखा कि वो 6 फुट लंबा, काला, सॉफ्ट, 3 इंच मोटा, कॉइल्ड किया हुआ, लेकिन सांप नहीं, रस्सी है। तो जैसे ही आपको रस्सी का ज्ञानम हुआ, सांप है क्या? अब वो नहीं है। तो जैसे ही आपने रस्सी को देखा, सांप के जो संस्कार थे, जो वृत्ति थी आपके माइंड में, जो इंप्रेशंस था कि रात भर वहां पे सांप बैठा था, लेकिन जब आपने सुबह देखा, तो क्या आप ये कहोगे कि रात को था अब चला गया? नहीं, वो रात को भी सांप नहीं था, रात को भी वो रस्सी ही थी। तो रोप एग्जिस्ट रियलिटी में। जैसे ही आपको रोप का सत्य ज्ञान हो गया, तो स्नेक का जो ज्ञान था या जो भ्रम था वो हमेशा के लिए चला गया। तो इस तरह से ऋतंभरा प्रज्ञा आने से जो आपके इग्नोरेंस है या जो मिथ्या जगत का जो नॉलेज है वो आपका धूमिल हो जाता है। यानी इट्स ओके। जैसे ये बॉटल है कांच की, तो आपको पता है बॉटल तो केवल नाम रूप मिथ्या है, वास्तविकता में ये कांच है, ये उसका असली स्वरूप है, जिसे मोल्ड करके आप कोई भी शेप दे सकते हो। तो अभी ये बॉटल के शेप में है केवल, जो मिथ्या है। वास्तविकता में इसका कंटेंट तत्व क्या है? कांच। सो इन द लाइट ऑफ दिस विजडम द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस गोज अवे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सूत्र। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात निर्वीज समाधि। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात निर्वीज समाधि। अब उसके वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। तस्य अपि, उसका भी निरोध होने से, उसका निरोध हो जाने से, सर्व निरोधात, सबका निरोध हो जाने के कारण निर्बीज समाधि स्थापित हो जाती है। तब वो स्थिति में निर्बीज समाधि हो जाती है। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तस्य अपि निरोधे, यानी उसका भी निरोध हो जाने पर, उसका यानी किसका? संप्रज्ञात समाधि।
सबीज समाधि। यहां पे निर्बीज समाधि की बात हो रही है कि हमें निर्बीज समाधि चाहिए, तो उसके लिए रुकावट क्या है? सबीज समाधि। तो सबीज समाधि, संप्रज्ञात समाधि, जिसमें 4 बातें आती है, सविकल्प, निर्विकल्प, सविचार, निर्विचार। तो इनमें जो निर्विचार है वो सबसे सूक्ष्मतरम है। अगर वो भी चली जाए, उसका भी, उस संस्कार का भी निरोध हो जाए, तो यानी सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है, सभी संस्कारों का निरोध हो जाता है। निरोध हो जाना यानी सेसिएशन ऑफ दोस वृत्तिस, मीनिंग वो वृत्तियां जो थी, अज्ञानम जो था, हमेशा के लिए खत्म हो गया, उड़ गया। जैसे ही रोशनी हुई, कल तक रात में जो सांप था, रोशनी होने के साथ में वो रस्सी है, और वो जो अज्ञानम था सर्प के बारे में, वो तुरंत चला गया। वैसे ही तो जब संप्रज्ञात समाधि है, वो भी चली गई, उसका निरोध हो गया। और उसके साथ साथ, ये तो साधना है, उसके साथ साथ बाकी जितने भी वृत्तियां हैं उनका भी निरोध हो गया। और क्या रह गया? केवल एक रितंभरा प्रज्ञा रह गई, यानी मैं कौन हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, हु एम आई, मैं आत्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये वृत्ति रह गई। ये ऑब्जेक्टिव नॉलेज नहीं, ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। ये आई कांट से एक्सपीरियंस ऑल्सो, क्योंकि एक्सपीरियंस में 2 चीज चाहिए। सो कैवल्यम इज नॉट पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस, या कोई एक्सपीरियंस की वस्तु नहीं है कैवल्यम। कैवल्यम एक नॉलेज है, आत्मज्ञानम है कि मैं आत्मा हूं, ये आप जान लेते हो। जैसे रात में आपने स्वप्न देखा, एक डरावना स्वप्न देखा, एक टाइगर आपके ऊपर जंप कर रहा है और आप तुरंत उठ गए, ओह मैं जीवित हूं, ये आत्मज्ञानम आपको हो गया, ये वो ज्ञानम है। सो इस तरह से उस संप्रज्ञात समाधि के भी निरोध होने पर और सारी वृत्तियों के निरोध होने के कारण आपको मिल जाती है निर्बीज समाधि, या जिसको हम कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि, जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है योग सूत्र का। ये निर्बीज समाधि या असंप्रज्ञात समाधि हमें कैसे मिले, तो इस तरह से आपको असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। तो इसी के साथ हम कंक्लूड करते हैं आज का ये सेशन। और अगर आपको मेडिटेशन सीखना है, समझना है, तो चैप्टर 6 भगवत गीता का जो है ध्यान योग के बारे में है, वो आप कल सुबह जान सकते हैं सुजाता जी के सेशन में। सुबह 8:30 बजे यही लाइव होगा यूट्यूब पर। तो हर संडे सुबह 8:30 बजे लाइव होता है भगवत गीता के सेशन। और जो अभी टॉपिक चल रहा है वो है ध्यान योग। सो डोंट मिस इट। आप चाहे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। आपके कोई भी प्रश्न हैं वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो Q&A सेशन ही होगा। ओम तत्सत। सो लेट्स कंक्लूड विद द प्रेयर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत।